खोजने के लिए सभी देशों के मध्य शांतिपूर्ण और खुशहाल वातावरण। राष्ट्रकुल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सदन के सदस्य माननीय चैतराम सदन की ओर से जन्मदिन की बधाई देता हूं। सदैव स्वस्थ और प्रसन्न रहें, मेरी शुभकामना। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्रमांक 1 श्री बघेल लखेश्वर। पहले प्रश्नकाल महत्वपूर्ण होता है, आप जो भी उठाना चाहें। जीरो ओवर में माननीय अध्यक्ष महोदय, शून्यकाल में पर्याप्त समय। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्रमांक 1 श्री बघेल लखेश्वर। पहले प्रश्नकाल महत्वपूर्ण होता है, आप जो भी उठाना चाहें। जीरो ओवर में माननीय अध्यक्ष महोदय, शून्यकाल में पर्याप्त समय रहता है, जितना बोलना चाहे पर्याप्त समय में दूंगा आपको। उपयोगी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने प्रश्न लगाया है, मेरा पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न आपका है। प्रश्न लगाते हैं भ्रष्टाचार के बारे में, उनके आइडिया जाती है। माननीय अध्यक्ष बाद उनके आइडिया जाती है। अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय अध्यक्ष
प्रश्नकाल है और जो विषय को उठाना चाह रहे हैं वो इस सदन का विषय नहीं है। इतना महत्वपूर्ण अवसर रहता है प्रश्नकाल में, आप प्रश्नकाल की बात कुछ 0 ओवर में शून्यकाल में आप अपनी बात रखें, मैं समय दूंगा, मैं पूरा अवसर दूंगा आपको बात कहने का। प्रश्नकाल के आपकी ही प्रश्न है, आपकी तैयारी है, करोड़ों रुपया खर्च होता है, अब प्रश्नकाल को बाधित करोगे आप तो विधानसभा का महत्व क्या रह जाएगा। आप लोगों के प्रश्न है, इसलिए कृपया प्रश्नकाल चलने दें। 0 ओवर में जो भी आप बात करना चाहें मैं उसको आपको अवसर दूंगा पूरा। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी बात सुन लीजिए। यहाँ प्रवासी भी प्रश्न विशेष पे चर्चा होना चाहिए, उनके यहाँ चली जाती है। जिस हिसाब से लोकतंत्र की आवाज दबाने का प्रयास किया जा रहा है, जब सदस्य प्रश्न लगाने के खिलाफ लगातार की जाती है तो कार्रवाई की जाती है। बंद करो, बंद करो, बंद करो, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बंद करो, 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 और ईडी ऑफिस में जाके खड़े हो जाओ, अपना अपना नाम लिखा लो। अब इसमें नए लोगों को बंद करो, 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 बंद करो। विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250 के उपनियम 1 के तहत निम्न सदस्य अपने स्थान छोड़कर गर्भगृह में प्रवेश करने के कारण सभा की कार्यवाही से स्वमेव निलंबित हो गए हैं। माननीय श्री उमेश पटेल जी, श्री लखेश्वर बघेल जी, दलेश्वर साहू जी, श्रीमती अंबिका मरकाम जी, श्री कुंवर सिंह निषाद जी, श्री इंद्र शाह मंडावी जी, श्री विक्रम मंडावी जी, श्री फूल सिंह राठिया जी, श्री बालेश्वर साहू जी, श्रीमती शेषराज हरवंश जी, श्रीमती चात्री नंद, श्री संदीप साहू, श्री जनक ध्रुव, श्री ओंकार साहू कृपया निलंबित सदस्य सदन से बाहर जाएं। मैं निलंबन की अवधि बाद में निर्धारित करूंगा। कोरबा में कोयले में पैसा खाए हो, अब ईडी आ रहा है तो तकलीफ क्यों हो रही है? कोरबा में खाया कि नहीं पैसा? क्यों संदीप, हमारी खूब चलती थी कि नहीं? मैं तो समझता हूँ आप प्रश्न शुरू करा दीजिए।
माननीय सदस्यों से आग्रह है कि वो गर्भगृह से बाहर चले जाएं। उनका निलंबन हो चुका है। निलंबन की अवधि मैं बाद में तय करूंगा। अभी आपसे अनुरोध है कि गर्भगृह से बाहर जाएं। माननीय सदस्य श्रीमती अनिला भेड़िया अपने स्थान को छोड़कर गर्भगृह में प्रवेश करने कारण प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधी नियमावली के तहत 250(a) के तहत कार्रवाई से स्वयं निलंबित हो गई है। कृपया माननीय सदस्य बाहर जाएं। प्रश्नकाल चालक प्रारंभ करें। प्रश्नकाल क्रमांक 1 श्री बघेल लखेश्वर, क्रमांक 2 विक्रम मंडावी जी, क्रमांक 3 श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते अपना प्रश्न करें। अध्यक्ष महोदय, प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में उद्यानिकी विभाग के संबंध में मैंने अपना प्रश्न किया है। महोदय, मेरे प्रतापपुर विधानसभा में विकासखंड प्रतापपुर के अंतर्गत 101 ग्राम पंचायतें हैं, जिसमें मात्र 3 उद्यानिकी विस्तार अधिकारी की नियुक्ति हुई है। उसी प्रकार विकासखंड वाड़क नगर में 95 ग्राम पंचायत है, जहां पर सिर्फ 2 उद्यानिकी विस्तार अधिकारी की नियुक्ति हुई है। मैं इसके संबंध में माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहती हूँ। मंत्री जी जवाब दीजिए। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने विधानसभा प्रतापपुर अंतर्गत उद्यान विभाग के रिक्त पदों की जानकारी उन्होंने चाही थी और विभाग का उत्तर उन्हें दे दिया गया है। जहां तक रिक्त पदों की बात है, तो रिक्त पदों की जानकारी के साथ अगर हम देखें तो प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में 8 में से 3 रिक्त पद हैं, 5 भरे हैं और इसी प्रकार से सूरजपुर जिले की अगर बात करें तो सूरजपुर जिले अंतर्गत 11 पद रिक्त है और पूरे राज्य स्तर में 145 पद रिक्त है। इन सब रिक्त पदों के भरने की प्रक्रिया हमने प्रारंभ किया है और विभाग के द्वारा हम लोगों ने वित्त विभाग से अनुमति चाहिए है। वित्त विभाग की अनुमति मिलने के बाद हम इन रिक्त पदों की पूर्ति शीघ्र ही कर लेंगे। शकुंतला जी प्रश्न करिए। अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रतापपुर विधानसभा में राज्य एवं केंद्रीय सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाएं, चाहे वह सूक्ष्म सिंचाई योजना हो या फिर पोषण बाड़ी या फिर यांत्रिकीकरण योजना हो, किसी भी योजना का लाभ बेहतर प्रचार प्रसार के अभाव में ग्राम के अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंच पा रहा है और जिन व्यक्तियों तक पहुंच पा रहा है उनको भी योजना का लाभ लेने में काफी विलम्ब हो रहा है। महोदय, प्रतापपुर विधानसभा में उद्यान के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। अगर सरकार द्वारा उद्यान विभाग के अंतर्गत ज्यादा से ज्यादा नियुक्तियां की जाती हैं तो निश्चित रूप से आने वाले समय में जिस तरीके से छत्तीसगढ़ अनाज दलहन तिलहन में पहचान बनाया है, उसी तरह से उद्यानिकी विभाग में भी अपनी पहचान बनाएगा। मैं माननीय मंत्री जी महोदय से आग्रह करना चाहती हूँ कि महोदय जी जल्द से जल्द नियुक्तियां की जाएं उद्यानिकी विभाग में, जिससे उसका लाभ हमारे क्षेत्र की जनता को मिल सके। अध्यक्ष महोदय, निश्चित ही माननीय विधायक जी ने अपने क्षेत्र में रिक्त पदों के बारे में चिंता व्यक्त किया है और निश्चित ही रिक्त पद होने की वजह से जो विभाग की योजनाएं हैं, ये योजनाएं जो है सही ढंग से क्रियान्वयन नहीं हो पाता, इसलिए विभाग पूरी गंभीरता के साथ इसमें कार्रवाई करते हुए वित्त विभाग से जो रिक्त पद है उसे भरने के लिए अनुमति चाहिए है। अभी रिक्त हमारे वित्त विभाग के द्वारा रिक्त पदों को भरने की अनुमति जैसे मिलती है वैसे ही हम इन पदों को भर देंगे और सबसे पहले प्रतापपुर विधानसभा में इन रिक्त पदों को भरेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद महोदय, मेरे राजनीतिक गुरु रहे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न क्रमांक 4 डॉक्टर चरणदास मान के स्थान में बघेल लखेश्वर प्रश्न करेंगे। प्रश्न क्रमांक 5 राजेश मुड़ा जी। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सम्माननीय आवास पर्यावरण मंत्री से मैंने रायपुर मास्टर प्लान के संबंध में संपूर्ण जानकारी, और जानकारी में एक बात को माननीय मंत्री जी ने कहा है कि मास्टर प्लान के लिए कमेटी बनाई गई है जिसकी जांच चल रही है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि मास्टर प्लान की कमेटी ने जो जांच प्रक्रिया की उसमें उसने किसकी चीज की सिफारिश की और उसके ऊपर क्या कार्रवाई की है, जरा ये स्पष्ट कर दे। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो रायपुर के पहले 2031 तक के लिए मास्टर प्लान बनाया गया था, उसमें 163 शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उसके जांच के लिए कमेटी गठित की गई है और शिकायत बहुत ज्यादा हैं और उनके निराकरण के लिए बहुत डीप में जाकर काम करना पड़ रहा है, इसलिए थोड़ा समय लगा है और बाकी इस पे कार्रवाई की जाएगी। जो जांच कमेटी की जैसे भी निष्कर्ष आएंगे उसके अनुरूप एक्शन भी लिया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि जांच में बहुत सारी अमितताएं निकली है और जब वो पूरी के पूरा मास्टर प्लान फ्यूचर प्लान के लिए बनाया जाता है और उसकी दृष्टि ये रहती है कि माननीय 2031 तक रायपुर के डेवलपमेंट विजन के साथ डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए, कहाँ का क्या होना चाहिए, उन सब चीजों में उसको ध्यान दिया जाता है। माननीय आपके माध्यम से इतना पूछना चाहता हूँ कि उसमें ऐसी कौन कौन सी कमियां निकली जिन कमियों के कारण मास्टर प्लान वर्तमान में जो है वह लागू है या नया मास्टर प्लान लागू है, जरा ये स्पष्ट कर दे। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो 163 शिकायतें की गई हैं उसी के आधार पर मैंने प्रथम दृष्टया कहा है कि कुछ बिंदुओं में प्रथम दृष्टया कुछ भी संगतियां दिखती हैं। हालांकि इस मास्टर प्लान को बनाते समय एरिया बहुत बड़ा था, बड़ा बना लिया गया था। उस पॉइंट ऑफ व्यू से URDPFI अर्बन एंड रीजनल डेवलपमेंट प्लान फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन गाइडलाइन, इसको प्रथम दृष्टया तो दिखता है कि पालन किया गया है और जो उसकी प्रक्रिया है धारा 4, धारा 17 का, धारा 18(1), धारा 18(2), धारा 18(3), धारा 19(4), इन प्रक्रियाओं को पालन किया गया भी दिखता है। लेकिन जो शिकायतें प्राप्त हुई हैं उसमें भिन्न उपयोग दर्शित किए जाने के संबंध में असंगत भू उपयोग के आधार पर परीक्षण के संबंध में URDPFI गाइडलाइन के अनुसार आमोद प्रमोद भूमि उपयोग का परीक्षण के संबंध में जलाशय अंतर्गत दर्शित भू उपयोग का वर्तमान जलाशय एवं उनकी अवस्थिति के संदर्भ में परीक्षण एवं जांच, प्रस्तावित मिश्रित भू उपयोग का नियोजन मापदंडों के अनुरूप परीक्षण, मध्यवर्ती क्षेत्रों में मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई का परीक्षण, ये 6 प्रमुख बिंदु हैं जिसके आधार पर जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। और जांच का रिपोर्ट आते ही जो भी एक्शन लेना है वो निश्चित रूप से लिया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो खामियां थी वो गिना दी कि मास्टर प्लान निर्माण करने में किन किन चीजों की त्रुटियां हुई वो आपने बता दी और आपके संज्ञान में स्पष्ट आया है कि माननीय अध्यक्ष महोदय लगभग 1487 आपत्ति, मेरे प्रश्न के उत्तर में बताया गया कि 1487 आपत्तियां थी और जिसके अंदर आपने 1031 आपत्तियों को खारिज किया। बची हुई आपत्तियों पे आपने आपत्तियों का निराकरण के संबंध में वो कमेटी ने क्या निर्णय किया, मैं यह पूछना
करना चाहता हूं। दूसरा, जब कोई मास्टर प्लान की कल्पना होती है तो फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से होती है। आपने कोई लैंड यूज चेंज किया तो किस कारण किया, लैंड यूज चेंज करने की आवश्यकता क्यों पड़ गई, आपने जितनी एमआर रोडें थी वो विलोपित करने की आवश्यकता क्यों पड़ गई। और इसके पीछे स्पष्ट मेरा मत है कि पूर्ववर्ती सरकार ने जिस प्रकार से मास्टर प्लान को लेकर के रायपुर शहर के अंदर भूमाफिया और बिल्डरों के साथ में साठगांठ करके मास्टर प्लान का जिस प्रकार का दुरुपयोग रायपुर शहर में किया है, मेरा स्पष्ट आरोप है माननीय अध्यक्ष महोदय, जब उसके अंदर आपने एमआर रोड निकाली है, जिस प्रकार ट्रैफिक का यातायात का घनत्व बढ़ता जा रहा है और आप एमआर रोड को विलोपित कर दे रहे, इसका उद्देश्य क्या है जरा स्पष्ट कर दे। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सम्माननीय सदस्य ने विषय उठाए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है और उसके दृष्टिकोण से मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि जो 1400 आपत्तियों की बात उन्होंने रखी है वो दावा आपत्ति के समय रखी गई है। जो ये प्रारूप विकास योजना का प्रकाशन जो जिला स्तर पर धारा 18 के अंतर्गत होता है, 15 नवंबर 2022 को किया गया था। उसके तारतम्य में प्राप्त आपत्ति और सुझाव ये 1487 प्राप्त हुए थे। उसमें 352 मान्य हुए हैं, आंशिक मान्य 111 हुए हैं और अमान्य 1024 हुए हैं। लेकिन जो जांच समिति अभी जो गठित की गई है, उन जांच समिति गठित की गई है उसके समक्ष 163 शिकायतें आई हैं और जो सड़कों के विलोपन की बात सम्माननीय सदस्य ने उठाई है उसके संबंध में मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि कुल पुराने मास्टर प्लान में 77 मार्ग थे, 70 मार्ग मेजर रोड थे एवं 7 बाहरी मार्ग थे। इसमें 77 मार्गों में से 4 मार्गों को विलोपित किया गया है और 73 मार्गों को मूलतः को कुछ परिवर्तनों के साथ यथावत रखा गया है। और इस मास्टर प्लान में जो क्षेत्र है वो लगभग दोगुना हुआ है और उसमें 64 नवीन मार्ग भी प्रस्तावित हुए हैं। तो वो भी जो सड़क 4 विलोपित किए गए हैं वो भी जिला कमेटी की उसमें अनुशंसा आई है। लेकिन अगर सम्माननीय सदस्य जो हमारे जांच के बिंदु जिसे मैंने अवगत कराया है उसमें इसे सम्मिलित करना चाहे तो इसको भी हम सम्मिलित कर सकते हैं। मेरा उद्देश्य माननीय अध्यक्ष महोदय किसी को लेकर के नहीं है, मेरा उद्देश्य इस शहर के डेवलपमेंट प्लान के ऊपर है। ये राजधानी के विजन के साथ में आपने कोई मास्टर प्लान बनाया है, वो मास्टर प्लान में अगर कोई रोडें आपने दर्शाई है और जो सालों साल से वो रोड आपने एमआर के रूप में दर्शा करके रखी है, आज क्या आवश्यकता पड़ गई हमारे को कि उन रोडों को विलोपित करना पड़ा। दूसरा, मैं आपके माध्यम से एक उदाहरण देना चाहता हूं क्योंकि आप रायपुर के कलेक्टर भी रहे, रायपुर नगर निगम के कमिश्नर भी रहे और रायपुर की भौगोलिक दृष्टि को आप जानते हैं और आज आप वित्त मंत्री के रूप में आप काम कर रहे हैं, आप बहुत अच्छे प्रशासक भी रहे। मैं इस चीज को इसलिए कह रहा हूं कि यह दूरदृष्टि और किसी की नहीं है। रायपुर शहर के मास्टर प्लान में फिर मेरा एक मत है कि मास्टर प्लान में भूमाफियाओं से मिलकर के, बिल्डरों से मिलकर के जमीनों का लैंड यूज चेंज किया गया खाली उनको उपलब्ध करने के लिए। रायपुर शहर के अंदर मास्टर प्लान में कोई आम जनता को राहत नहीं मिली। ये 14 रोड जो विलोपित की गई, क्या इन विलोपित रोडों के ऊपर जिन अधिकारियों ने रिकमेंड की, क्या उनकी एक बार पुनः परीक्षण कराएंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सम्माननीय सदस्य की चिंता है वो बहुत जायज है और मध्य क्षेत्र की जो सड़कें हैं वो नक्शे में विलोपित कर दी गई है। वो सूची उसकी विलोपित हुई है लेकिन वो सड़कें नक्शे में हैं अभी फिलहाल। और जांच कमेटी के बाद जो हम लोग इस बिंदु को भी हम लोग लिए हुए कि मध्य क्षेत्र में मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई का परीक्षण भी जांच के बिंदु में सम्मिलित है। और मैं सम्माननीय सदस्य को आपके माध्यम से स्पष्ट रूप से अवगत कराना चाहता हूं
कि ये मध्य क्षेत्र की सड़कें जो नक्शे में हैं, उनकी सूची भी जांच कमेटी की रिपोर्ट के बाद प्रकाशित की जाएगी और वो सड़कें विलोपित नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जो कहा है कि सड़कें विलोपित नहीं होगी, जब तक क्या पुराना मास्टर प्लान लागू रहेगा या नया मास्टर प्लान लागू रहेगा, स्पष्ट कर दें। अध्यक्ष महोदय, मध्य क्षेत्र की जो सड़कें नक्शे में हैं, सूची उसका गायब दिखता है, लेकिन नक्शे में वो है और कोई भी नक्शा पास करते हुए या कोई विकास अनुज्ञा देते हुए नक्शे के आधार पर उसे मानकर ही अनुमति दी जाएगी। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, क्योंकि आप जिस प्रकार के बता रहे हैं, उन रोडों के ऊपर भूमाफिया उन्हें प्लाट काट करके बेच दिया। वो एक प्लाट के 20 से 10 एकड़ की जमीन, उसके 20 से रोड जा रही है, उसको विलोपित कर दिया। यदि उस व्यक्ति को ओब्लाइज करने के लिए वो रोड विलोपित की गई ओनली। मैं ऐसे कई उदाहरण जहाँ रेसिडेंशियल है, माननीय अध्यक्ष जी, बहुत लंबा विषय, शहर का विषय, और मैं आपसे मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, क्या मास्टर प्लान लागू करने के पहले क्या शहर को अलग अलग जोनों में बांटा गया? क्या और अगर बांटा गया तो क्या वहां पर व्यापार डेवलपमेंट करने के लिए कोई योजना, वहां पीएसपी की कोई योजना, वहां फ्यूचर प्लानिंग के लिए किसी प्रकार की कोई योजना, या इस मास्टर प्लान में दर्शित नहीं होती? अध्यक्ष महोदय, खाली एक तरफा पूरा ग्रीन बेल्ट कर दिया और एक तरफा पूरा रेसिडेंशियल कर दिया, और ये आपके संज्ञान में चीजें आई है। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको और देना चाहता हूं। राजकुमार कॉलेज की मेन रोड और 240 फीट की रोड थी, इसलिए थी कि दोनों तरफ एजुकेशन हब है, एक तरफ एनआईटी है, एक तरफ आयुर्वेदिक कॉलेज है, रविशंकर विश्वविद्यालय। आज तक मैं भी उस विभाग में 10 साल रहा हूं, कई लोगों ने अपील की, लेकिन हमने एजुकेशन हब होने के कारण कहीं उसकी चौड़ाई खत्म नहीं की। आपके पूर्ववर्ती सरकार ने उसको 140 फीट कर दिया और पूरा कॉमर्शियल के लिए खोल दिया, वो पूरा एजुकेशन हब बर्बाद हो गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार का बंदर पाठ जो हुआ, मेरा आग्रह है कि एजुकेशन हब को सुरक्षित रखने के लिए क्या यथावत जो पहले प्रावधान था वो प्रावधान किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस मास्टर प्लान के बनाने की प्रक्रिया को देखते हैं तो प्रक्रियाओं का पूरा पालन किया हुआ दिखता है प्राइमा फेसी, और जो नाम्स हैं वो बहुत बृहद नाम्स हैं, जिसमें वो आवासीय का जो एरिया डिफाइन करता है वो 36 से 38%, उसको भी 39% पालन कर लिए। वाणिज्य में, औद्योगिक में, सब में पालन कर लेते हैं, लेकिन एरिया को जो डबल कर दिया गया उसके कारण हो सकता है अनेक अंदर की स्थितियों में खेल गड़बड़ किया गया होगा। तो जो मैं आपके माध्यम से सम्मानीय सदस्य को स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो सड़कें विलोपित या मॉडिफाइड की गई हैं वह भी इस जांच कमेटी के दायरे में है और उसके जांच में लिया जाएगा। और सम्मानीय सदस्य ने राजकुमार कॉलेज सड़क का विषय उठाया है। राजकुमार कॉलेज सड़क की चौड़ाई 67 मीटर थी पहले, वो 45 मीटर की गई है। सड़क के दोनों ओर की लैंड यूज को पीएसपी किया गया है। पीएसपी में एजुकेशन सब आता है, लेकिन मैं आपके माध्यम से सम्मानीय सदस्य को अवगत कराना चाहूंगा कि अगर उसमें कोई भी विषय है तो उसे हमें दे दें लिखित में। इस जांच कमेटी की रिपोर्ट में हम उसको शामिल करके ठीक कराने का काम करेंगे। चलिए माननीय अध्यक्ष जी, एक बहुत महत्व का विषय है। माननीय मंत्री जी ने बताया है कि जिस प्रकार से मास्टर प्लान का निर्माण होता है उसके अंदर इतना % लैंड यूज पीएसपी के लिए आरक्षित करना है, इतना % रेसिडेंशियल के लिए आरक्षित करना है, इतना ग्रीन बेल्ट छोड़ना है, इतना आपको कमर्शियल छोड़ना है। क्या रायपुर के सराउंडिंग चारों तरफ यह इसके नॉर्म्स का पालन किया गया कि नहीं किया गया? स्पेसिफिक प्रश्न। आपने एक तरफ छोड़ दिया पूरा और एक तरफ पूरा रेसिडेंशियल कर दिया आपने।
यही एक सबसे बड़ा है कि जब मास्टर प्लान बनता है तो पूरे शहर की एक रूपता के हिसाब से बनता है, फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से बनता है, ताकि एक तो कॉमर्शियल भी हो, रेसिडेंशियल भी हो, पीएसपी भी हो, कॉलेज भी हो, उद्यान भी हो। क्या अगर चारों तरफ खाली आपके जो अधिकारी है और जो एजेंसी ने एक तरफा जो छोड़ा है, क्या उसकी जांच करा करके चारों तरफ एक जैसा विकसित प्लानिंग योजना करेंगे? यह आपके माध्यम से आग्रह है। दूसरा, राजकुमार कॉलेज का कॉमर्शियल नक्शे पास हो रहे हैं उस रोड पर, आपने पीएचडी कहा है, उस रोड पर कॉमर्शियल नक्शे निगम पास कर रही है, क्या वो सिर्फ एजुकेशन हब के लिए आरक्षित करेंगे या स्पष्ट घोषणा कर दो? माननीय अध्यक्ष महोदय, जो लैंड यूज का जो परसेंटेज है वो अगर कहीं पर कम हुआ है उसको भी जांच के बिंदु में सम्मिलित कर कार्रवाई करेंगे, और जो राजकुमार कॉलेज का जो पीएसपी लैंड यूज है वही अलाउ किया जाएगा, पीएसपी से अलग अलाउ नहीं करेंगे। जांच में परीक्षण करके इस बात को हम सुनिश्चित करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी 2 मिनट आप 2 मिनट के लिए नहीं, उसमें एक है, आपने जो कहा है मैं आपकी बात पर सहमत हूं। आप एक अच्छे प्रशासनिक अफसर रहे और रायपुर को जानते हैं, आप निगम के कमिश्नर भी रहे। यह लैंड यूज जो है और शहर के सराउंडिंग चारों तरफ, यानी खाली एक तरफ का जो लैंड यूज चेंज हुआ है, अगर रेसिडेंशियल है तो चारों तरफ होना चाहिए, कॉमर्शियल है तो चारों तरफ होना चाहिए, पीएसपी है तो चारों तरफ होना चाहिए। मूल उद्देश्य है कि शहर के चारों हिस्सों का डेवलपमेंट होना चाहिए, उस दृष्टि से मास्टर प्लान का निर्माण होना चाहिए। जब तक यह नया मास्टर प्लान लागू नहीं होता है तो क्या इस मास्टर प्लान के अंदर कोई समय सीमा निर्धारित करके, क्योंकि क्या हो गया अध्यक्ष महोदय, अभी नए मास्टर प्लान की आड़ के अंदर नक्शे पास हो रहे हैं और जांच चलती रहेगी। मेरा आग्रह इस पर लगा करके आप जितनी जल्दी उसका निर्णय कर दे, यही मेरा आपसे आग्रह है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले जो मास्टर प्लान था वो लगभग 16,000 हेक्टेयर था, और बाद में जो नए मास्टर प्लान का एरिया बना वो 35,000 हेक्टेयर बन गया। इसी कारण से परसेंट को मेंटेन किया गया ऐसा लगता है प्रथम दृष्टया। और माननीय जो सदस्य हैं उनकी चिंता बिल्कुल जायज है कि एक एरिया को पीएसपी पूरा कर दिया गया, कुछ गांवों को पूरा का पूरा पीएसपी कर दिया, ऐसा प्रथम दृष्टया दिखाई देता है, और कुछ गांवों को पूरी तरह से उससे मुक्त कर दिया गया और एरिया को बढ़ा करके इस तरह से प्रथम दृष्टया दिखाई देता है। जांच में इस बिंदु को कवर कर रहे हैं, और सम्माननीय सदस्य और भी कहीं का कोई बिंदु है तो उसको हमको दे दें तो हम उसको ठीक करने का काम करेंगे, और उन्होंने जल्द से जल्द इसको कराएंगे। अध्यक्ष महोदय, हम विधानसभा की प्रक्रिया कार्य संचालन नियमावली के 250 के उपनियम 1 के तहत सदस्य श्रीमती अनिला भेड़िया जी, सदस्य श्री भोलाराम साहू जी, सदस्य श्री राम कुमार यादव जी, सदस्य श्रीमती यशोदा निलंबर वर्मा जी, सदस्य श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी जी, सदस्य श्री व्यास कश्यप जी, इन्हें निलंबित किया गया है। कृपया सदन की कार्रवाई से बाहर चले जाएं। सब सदन की कार्रवाई 10 मिनट के लिए स्थगित।
ये जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग फोन कर रहे हैं और अन्य माध्यमों से कांग्रेस के नेताओं को प्रलोभन दे रहे हैं, कैसे देखते हैं
अध्यक्ष जी, इन लोगों ने लोकतंत्र की हत्या की है। सदन में प्रदेश की जनता, पूरे प्रदेश के लोग टीवी में बैठे रहते हैं, देखना चाहते हैं कि हमारे प्रश्नों को विधायक उठाएंगे और सरकार जवाब देगी। कई करोड़ रुपया खर्चा होता है, नियम कायदा रोज जानते हैं, उसके बाद भी विधानसभा के प्रश्नकाल को बाधित करके इन्होंने जघन्य अपराध किया है। चाहते तो 0 आवर में उठा सकते थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस विधायक परंपरा की शुरुआत कांग्रेस विधायक दल ने आज चमचागिरी की पराकाष्ठा पार कर दी। और दूसरा, ये आदिवासी विरोधी है, इनका मापदंड दोहरा है। भूपेश बघेल के घर में ईडी भर गई तो उन लोगों ने इतना बड़ा हंगामा यहां खड़ा कर दिया और बेचारे कवासी लखमा भी उसी प्रकरण में गए तो उसके लिए चुप बैठे थे यहाँ। तो ये आदिवासी विरोधी है, कांग्रेस विधायक दल आदिवासी विरोधी लोग हैं ये लोग। अध्यक्ष जी, भ्रष्टाचार करेंगे तो ईडी जाएगा, और जो ईडी का यहाँ विधानसभा में नारा लगा रहे हैं उनको समझना चाहिए कि उनकी सीमाएं कहां तक होती है। एक तरफ भ्रष्टाचार रोके तो ईडी नहीं जाएगा उनके। आज से संसद की कार्यवाही चालू है, इनको फैक्स कर देना चाहिए तीनों लापता सांसद के पास, राज्यसभा तीनों लापता सांसद के पास फैक्स कर देना चाहिए कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है भाई करके। ये विधानसभा का विषय थोड़ी है। प्रश्न क्रमांक 6 जिस दिन श्री भोलाराम साहू तुलसी साहब जीत के राज्यसभा में गए थे, तो मैं बोला था ये सर्टिफिकेट भी लेने नहीं आएंगे। और अध्यक्ष जी, आपको मुझे बताते हुए अच्छा लग रहा है कि वो सर्टिफिकेट लेने नहीं आए थे, शिव डहरिया जी उनका सर्टिफिकेट रखे गए। तो इधर तो सक्रिय सांसद ये लोग चुन के लाते हैं, अनुकंपा नियुक्ति यही देते हैं मध्य प्रदेश के लोगों को, बाहर के लोगों को। प्रश्न क्रमांक 7 श्रीमती भावना वोरा जी प्रश्न करें। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। अध्यक्ष महोदय जी, मेरा सवाल आदरणीय मंत्री जी से है कि जिले में भंडारण की प्रक्रिया तो लगभग पूर्ण हो चुकी है, लेकिन भंडारण के पश्चात जो समस्या आती है डबल लॉक से सोसाइटी में समय पर जो बीज की आपूर्ति है, तो परिवहन की ढिलाई के कारण से बहुत ज़्यादा समस्या आती है। और ये जिस समय खाद का वितरण होता है उस समय अगर बीज का वितरण भी साथ में हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हमेशा देखा गया कि परिवहन अगर एक सोसाइटी में ट्रांसपोर्ट के ज़रिए अगर बीज पहुंच रहा है तब तक दूसरी सोसाइटी में बीज खत्म हो जाता है, फिर वहां पर किसान दिन भर लंबी लाइन लगाते हैं। ऐसे इस तरीके से पंडरिया में लगभग 46 सोसाइटियाँ, सभी जगहों पे बीज वितरण के समय में बहुत दिक्कतें आती हैं। तो इसमें मेरा निवेदन यही है कि क्या इस बार व्यवस्था में कुछ बदलाव किया गया है परिवहन के। और दूसरा महोदय जी, क्योंकि अन्नदाता किसान वहाँ दिन भर खड़े रहते हैं, उनके पीने पानी की व्यवस्था नहीं होती। बहुत सामान्य प्रश्न है महोदय जी, लेकिन इसकी समस्या सोसाइटी में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो एक तो परिवहन के लिए क्या कोई चीज़ें, कोई क्राइटेरिया सुनिश्चित किया गया है ताकि समय पे बीज का भंडारण हो, और दूसरा किसानों की जो सुचारू व्यवस्था है शौचालय से लेकर के पीने की पानी की क्या व्यवस्था, इस बार उसमें कुछ सुदृढ़ की गई है क्या? अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य काफी जागरूक हैं और उन्होंने अपने, ये आपको कब पता चला जागरूक है वो प्रश्न लगने पहले की बात में, मैं कुछ आगे बात करूं। और उन्होंने अपने क्षेत्र की समस्या के संबंध में जो प्रश्न किया है, इस संबंध में विभाग ने उत्तर तो दिया है लिखित में अध्यक्ष महोदय, फिर भी उन्होंने जो एक स्वाभाविक जो समस्याएं दिखते हैं कि समय पे खाद बीज उन्हें कैसे मिल सके, और ये बात सही है कि जो हमारा ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम है वो समय पर जब नहीं पहुंचता, कहीं कमी हो जाती है तो उसमें दिक्कतें आती हैं। मैं इसे फिर से मैं कोशिश करूंगा कि पूरी तरह से सुचारू व्यवस्था कैसे हो, और कुछ इसमें कहीं कोई कमी रह जा रही है तो उसको भी हम सुधार करेंगे अध्यक्ष महोदय। रही बात जो जहां से वितरण किया जाता है, वितरण के एजेंसी हमारी सहकारी साख समितियां होती हैं, उसके माध्यम से ही वितरण किया जाता है। मैं समझता हूं कि सहकारिता विभाग से हम कोऑर्डिनेशन करके इसमें और भी आम जनों के लिए, जो किसानों के लिए जो दिक्कतें होती हैं, उन दिक्कतों का हम कैसे हम ठीक कर सकें। जैसे पानी पेयजल की समस्या है, कहीं टॉयलेट की समस्या हो सकती है, इस तरह की कुछ समस्याएं मूलभूत जो आवश्यकता है उसे हम सहकारिता विभाग के साथ बैठ करके हम सुनिश्चित करेंगे। महोदय जी, इसमें एक विषय और आता है, जैसे अभी जून के लगभग 15 से 20 जून के आसपास जो है बुआई की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी,
और जो बीज अभी जिले में भंडारण हो चुका है, लेकिन जो वितरण की तिथि है वो बहुत मतलब जून स्टार्टिंग तक की हो जाती है, लगभग जिस समय बुआई का काम भी शुरू हो जाता है, बीज का काम चालू हो जाता है, तो उसको समय के पूर्व थोड़ा सा दे दिया जाए तो ज़्यादा उसमें उचित होगा। और मदर जी, इसी के साथ मेरा एक प्रश्न और है कि जिस तरीके से अभी सोयाबीन फसलों में लगातार कई सालों से गिरावट देखने को मिल रही है, किसान सोयाबीन की उत्पादन अब कम भी कर दिए हैं, उसका महोदय जी एक बहुत बड़ा कारण ये है कि सोयाबीन बीज जो JS 325 और 9560 जो पिछले 20 वर्षों से लगातार कृषि विभाग से इसी बीज का वितरण किसानों के बीच में किया जा रहा है, और जिसके कारण इसमें महोदय जी जो इसमें बीज में वायरस ग्रसित है, सामान्य स्तर पे जब भी इसकी जांच होती है इस बीज में वायरस ग्रसित इसको पाया गया है, और लेकिन उस संबंध में कोई पहल नहीं की गई। लगभग 20 वर्ष हो गया महोदय जी। और उसी तरीके से धान की अगर मैं फसल की बात करूं तो इसमें भी सरना और HMT के अलावा और किसी किस्म का नया अभी उत्पादन शुरुआत नहीं की गई है। हमारे राजधानी में महोदय जी जब कृषि विश्वविद्यालय भी स्थापित हैं तो क्यों इसका अभी तक की नई बीजों के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया कि नई किस्म की बीज आए? सरकार इस पे ध्यान क्यों नहीं दे रही है? क्योंकि होता यह है कि जब सरकार से जो बीज इसका मिलता है, किसानों को पता है कि सोयाबीन में नुकसान होगा, तो प्राइवेट जा कर के दुकानों से जा कर के वो बीज खरीदते हैं जिसका रेट लगभग 16 से 17 हज़ार रुपये का मूल्य उनको उसको पटाना पड़ता है। तो क्या इस संबंध में कुछ आगे नई किस्म की बीज आने के लिए कुछ प्रयोग किया जा रहा है, या फिर आने वाले वर्षों तक भी, जैसा 20 वर्ष निकल गया, आने वाले वर्षों तक भी क्या सेम किस्म की बीजों का आगे किसानों को वितरण किया जाएगा? मैं इसका परीक्षण करा लूंगा अध्यक्ष महोदय। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 8। बड़े पैमाने पर जो बीजों की जो पैकेजिंग होती है प्राइवेट दुकानों में, अभी तक उसके लिए महोदय जी कोई मापदंड निर्धारित नहीं किया गया है। उन पे किसी तरीके की ना गुणवत्ता का कोई सवाल आता है, ना कोई मानक तय किया गया, और मनमाने रेट पे कहीं पर 7,000 कहीं पे 10,000 इस तरीके से रेट पे अभी भी वो लोकल पैकेजिंग कर करके बाहर का उसमें लगा करके सैंपल वो बेच रहे हैं अभी तक के। तो क्या इस पे कोई कार्यवाही होगी? क्योंकि दुकान अनियंत्रित है महोदय जी, लगातार ये दुकानें प्राइवेट खुली हुई हैं और अनियंत्रित तरीके से किसानों को मजबूरी में इनसे ये सामान लेना पड़ता है। तो क्या उनका कोई मापदंड तय होगा? क्या कोई उनके लिए कोई आगे अगर ऐसा कोई दुकानें कर रही है तो क्या उन पर कोई कार्यवाही होगी क्या? अध्यक्ष महोदय, शासन स्तर पे जो बीज निगम हमारी संस्थाएं हैं, इस संस्था के माध्यम से प्रमाणित बीज ही किसानों को दिए जाते हैं। रही बात कि पूरे प्रदेश के बाकी जगहों में या आपके विधानसभा क्षेत्र के गांव-गांव में लोग जो है डुप्लीकेट कुछ अपना प्रमाणित बीज के नाम पर किसानों को जो उपलब्ध कराते हैं, ये पूरी तरह से एक क्राइम है, और ऐसे लोगों के विरुद्ध जो है जब जानकारी मिलती है तो उसके खिलाफ जो सख्त कार्रवाई की जाती है। और ये जो बीज वितरण का जो काम है, जिला प्रशासन के नियंत्रण में ये सभी प्रक्रिया चलते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि इस तरह की कहीं भी शिकायत हो तो मैं प्रदेश भर के लोगों से यही कहना चाहता हूँ, हमारे जनप्रतिनिधियों से, इसका कोई मापदंड निर्धारित हो जाए ताकि उन पर कंट्रोल किया जा सके। मापदंड अगर कुछ निर्धारित हो जाए आने वाले समय में, अगर जो दुकानें इस तरीके से संचालित है, क्योंकि शिकायतें हम लोगों के पास बहुत आती है इस तरीके की, तो इसमें कोई मापदंड ही आपके माध्यम से तय हो जाए ताकि अगर उस मापदंड से कुछ प्लस माइनस हो तो उनके पर कार्रवाई की जा सके। अध्यक्ष महोदय, हमारे यहाँ से जो विभाग की ओर से जो प्रमाणित बीज दिया जाता है उसमें कायदे प्रमाणीकरण करके वो सर्टिफिकेशन का सिस्टम है। सर्टिफिकेट लगाने के बाद ही हम उन्हें देते हैं, और आगे बढ़ करके हम अब जो है इस प्रकार की प्रक्रिया कर रहे हैं कि QR कोड हम उसमें लगा रहे हैं। उसके माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि ये बीज कहाँ से प्राप्त हुआ है, कब की पैकिंग है, कौन सी किस्म है, क्या है, वो सारी जानकारी QR कोड के माध्यम से आपको जानकारी मिलेगी। मैं आप सबके आपके माध्यम से ये निवेदन करना चाहता हूँ सदन से कि हमारे जनप्रतिनिधि कम से कम इसके बारे में आम जो किसान हैं उनको भी इसकी जानकारी दें।